नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। दोस्तों, 3 शब्द इसके अंदर आए हैं, एक तो राज्य, दूसरा राजा और तीसरा प्राचीन गणराज्य। यानी कि राज्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, राजा किस प्रकार से शुरुआती स्तर पे बने और एक गणराज्य की बात की जाएगी जो कि है वज्जी। दोस्तों, पहला जो हेडिंग है इसके अंतर्गत वह है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। जब हमने ऋग्वैदिक काल की बात की तो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि राजा किस प्रकार से बनते थे। राजा के पास कोई राजत्व नहीं था, वह छोटे-मोटे शासक हुआ करते थे, छोटे-मोटे सरदार हुआ करते थे जो कि किसी कबीले का नेतृत्व करते थे। उनका राजत्व न तो भव्य था, न विशाल था, न उनके पास सेना थी, न उनके पास महल थे, न वो कर संग्रहण करते थे। यह बात थी ऋग्वैदिक काल की, यानी आज से 3500 वर्ष पूर्व की। लेकिन जब समय घटित हुआ और दौर आया 3000 वर्ष पूर्व का, जिसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं, उस दौर में राजत्व की प्रवृत्ति विकसित हुई और राजाओं ने अपने राजत्व की भव्यता की शुरुआत करने की कोशिश की। इन लोगों ने अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, एक कबीले से निकलकर एक बड़े भूभाग पर अधिकार करने की योजना बनाई। इस योजना में उनका साथ दिया था पुरोहितों ने। पुरोहितों ने एक यज्ञ का अनुष्ठान करना शुरू किया, वह कहलाता था अश्वमेध यज्ञ। क्या था ये अश्वमेध यज्ञ? इसमें क्या होता था कि एक राजा जो कि क्षत्रिय वर्ण का, वह एक यज्ञ का अनुष्ठान करता, उस यज्ञ का पुरोहित होता था ब्राह्मण, जो कि एक क्या करते थे, एक घोड़े को छोड़ते थे, साथ में अपनी सेना रखते थे पीछे-पीछे। वह घोड़ा जिन-जिन क्षेत्रों से होके गुजरता था, उस क्षेत्र पर जिस व्यक्ति ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है, उसका अधिकार माना जाता था। यदि कहीं किसी क्षेत्र का शासक या सरदार उस घोड़े को रोक लेता, तो माना जाता था कि यह चुनौती पेश कर रहा है और इससे युद्ध किया जाए। उस युद्ध से निर्णय किया जाता था कि कौन विजय है, कौन पराजित है और किसका अधिकार रहेगा। इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ का समापन मतलब अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने लगा और इसी से साम्राज्य विस्तार होने की प्रवृत्ति सामने आई। यहाँ से राज्यों का निर्माण हुआ, जो कि शुरुआती स्तर पर बहुत ज़्यादा विशाल नहीं थे, लेकिन उनमें विशालता थी। यह कहलाए जनपद। इन्हीं जनपदों से कुछ जनपद और बड़े राज्यों के रूप में उदय हुए, वह कहलाए महाजनपद। इसी जनपद, महाजनपद, राज्यों, राजाओं, इनकी बात हम करेंगे, कैसे इन लोगों का सबका उदय हुआ। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारे पास कि कुछ लोग शासक कैसे बने। शासक कैसे बने, तो अभी हमने जिस कहानी का ज़िक्र किया, क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे। इसमें हम 2 पार्ट में इस कहानी को समझेंगे कि पहले कैसे शासक बना करते थे और फिर बाद में किस प्रकार से उसमें चेंजेज़ आए। तो पहले क्या होता था, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं अपन। ऋग्वैदिक काल, यहाँ पे क्या होता था कि जन में से किसी को प्रतिनिधि बना दिया जाता था, यानी कि जन या लोगों में से सरदार चुने जाते थे। लेकिन अब जिस काल की बात हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल, उस समय क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञों का आयोजन होना शुरू हुआ। क्या करते थे ये? यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। अश्वमेध यज्ञ। क्या था ये अश्वमेध यज्ञ? तो इसमें हम शॉर्ट में कुछ चीजें लिख लेते हैं कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था, एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जिन क्षेत्रों से गुजरता था, वहां के शासक जब अधीनता स्वीकार कर लेते थे, अधीन राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। क्या लिखेंगे अपन? अधीन राजाओं को आमंत्रण, उनका स्वागत किया जाता था उपहार देकर, स्वागत, ये सारी प्रक्रिया हुआ करती थी। ये कब की बात है? 3000 वर्ष पहले की।
और ये जो कहानी थी ये थी 3500 वर्ष पूर्व की। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। इस अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित होते थे, यानी कि जो इसकी संचालन करते थे, वो कौन थे? ब्राह्मण। अश्वमेध यज्ञ का संचालन कौन करते थे? संचालन करता ब्राह्मण, या फिर पुरोहित कह सकते हैं आप। आयोजनकर्ता कौन थे? आयोजन करता तो वो थे राजा या शासक, या फिर क्षत्रिय कह सकते हैं आप, वर्ण की बात की जाए। तीसरा यहाँ पर, अब ठीक है, इन्होंने आयोजन कर लिया, इन्होंने संचालन कर लिया, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा वसूल होता था वैश्यों से। जो वैश्य वर्ण था उसको आमंत्रित किया जाता था, उनसे उपहार ग्रहण किए जाते थे। तो तीसरी बात, वैश्यों से उपहार ग्रहण किए जाते थे, और शूद्रों को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता था। शूद्रों को शामिल नहीं। और दूसरा एक, कि जो राजा जब युद्ध में जाता था ना, उस वक्त राजा का सबसे सहचर या फिर सबसे मित्र व्यक्ति कौन होता था? जो उसका सारथी होता था। जैसे आपने महाभारत काल में वर्णन सुना होगा कि कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी बने थे, और उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, यानी कि सारथी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। तो एक लाइन में हम इसे लिख लेते हैं कि युद्ध में राजा का प्रमुख सहचर उसका सारथी होता था। सारथी होता था। ठीक है दोस्तों, हमने कुछ वर्णों की बात की कि कौन कौन से वर्ण क्या क्या दायित्व निभाते थे अश्वमेध यज्ञ में। उसके अलावा अश्वमेध यज्ञ होता किस प्रकार से था, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार हेतु। कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख लेते हैं क्यों होता था ये, साम्राज्य विस्तार हेतु। ठीक है। चलिए अगली बात हम करेंगे वर्णों की। जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि अश्वमेध यज्ञ में आयोजनकर्ता कौन थे, उसका जो संचालनकर्ता कौन थे, उपहार किससे ग्रहण किए जाते थे, किसे शामिल नहीं किया जाता था। तो इसमें हमने कुछ वर्णों की बात की। ये वर्ण क्या थे, कहाँ से ये वर्ण आए, पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या स्थिति बनी, इसकी चर्चा हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। जैसे दोस्तों की यह काल क्या था, उत्तर वैदिक काल, यानी कि इससे पहले भी एक काल रहा जो था ऋग्वैदिक काल, जब वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत का जो शुरुआती दौर था, वह क्या था कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। यानी कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसी के अनुरूप उसे दायित्व मतलब दिए जाते, उसी के अनुरूप उसे वर्ण दिए जाते, चाहे वो सगे भाई हो, चाहे किसी भी पिता की संतान हो। जैसे कर्म रहेंगे वैसा उसका वर्ण रहेगा। लेकिन दोस्तों हमने देखा कि कुछ वर्षों में एक अलग प्रवृत्ति का निर्माण हुआ। जैसे कि कोई पिता है, उसके मन में आया कि नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, आराम से जिंदगी जी रहा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, आराम से जिंदगी जी रहा हूँ, तो मेरा बेटा अगर अयोग्य भी है तो उसे शूद्र क्यों बनाया जाए। इस प्रवृत्ति से क्या हुआ, परिवारवाद का जन्म हुआ, और परिवारवाद के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म आधारित कर दी गई। जिन लोगों के पास सत्ता थी उन्होंने इस व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया। इससे क्या हुआ कि उनकी जो पीढ़ियां थी वह सुखमय जीवन काट सके, उनके पास सत्ता का अधिकार रहे। तो इसके अंतर्गत जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ। यह भी प्रवृत्ति हम आज की राजनीति से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि जो भी राजनेता बड़े स्तर पे पहुंच जाता है, अपनी पार्टी हो जाती है, फिर उसके पुत्रों को टिकट मिलता है, उसके पोतों को टिकट मिलता है, भाई भतीजावाद ये सब चलता रहता है। तो ये उस दौर में भी हुआ, और उस दौर में शुरू हुई जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की। इसमें हम कुछ बातें लिखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना क्षेत्र में
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आदि ग्रंथ रचे गए। यानी दोस्तों ऋग्वेद के बाद के जो तीनों वेद है ये उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रचे गए। और इसी दौर में जो वर्ण व्यवस्था की स्थिति थी वो किस प्रकार से बनी, तो पुरोहितों ने समाज को 4 वर्णों में बांटा। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से थे, तो पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का कर्तव्य माना जाता था कि वह यज्ञ आदि कार्य करेगा और करवाएगा, साथ ही शिक्षा ग्रहण करेगा और शिक्षा देगा। यह कार्य डिसाइड किए गए ब्राह्मण के लिए। क्षत्रिय के लिए यह दायित्व था कि वह जनता की रक्षा करेगा और शासन का संचालन करेगा। वैश्य का दायित्व था कि वह राजा हो चाहे पुरोहित हो, इन्हें उत्पादन में से एक हिस्सा देगा जिससे संचालन सुचारू रूप से हो सके। शूद्रों का दायित्व था कि वह ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करे। यह दायित्व शूद्र को दिया गया। चलिए हम चारों वर्णों के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं। पहला वर्ण कौन सा? ब्राह्मण। ब्राह्मण का दायित्व क्या था? यज्ञ करना, करवाना। शिक्षा देनी व ग्रहण करनी। यह दायित्व किसे दे दिया गया? ब्राह्मणों को। दूसरे क्षत्रिय। क्षत्रियों का दायित्व था जनता की रक्षा व शासन संचालन। यह थे वैश्य। तीसरे नंबर पे वैश्यों का दायित्व था कि उत्पादन का एक हिस्सा दान या कर रूप में दे। और एक अंतिम वर्ण जो था शूद्र, इसका दायित्व था कि बाकी तीनों वर्णों की सेवा, बाकी तीनों वर्णों की सेवा। दोस्तों यह व्यवस्था का निर्माण किया गया कि समाज का संचालन इससे आसानी से हो सके। लेकिन दिक्कत इसमें कब आई? जब यह सारी व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया गया। इस व्यवस्था को कैसा बना दिया गया? कर्म आधारित से जन्म आधारित बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करें कि इसको क्या क्या अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो एक महत्वपूर्ण बात कि इस दौर में शूद्रों और महिलाओं को वेदाध्ययन का अधिकार छीन लिया गया इनसे। यानी कि शूद्र और महिला वेद का पठन पाठन नहीं कर सकते थे। तो लिखे हैं अपन, शूद्र व महिलाओं से वेद पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। बाकी हमने बात कर ली कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी। पुरोहितों ने बांटा था समाज को 4 वर्गों में। ये 4 वर्ग कौन कौन से थे, इन 4 वर्गों के दायित्व क्या क्या थे, यह बात होगी अपने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है जनपद। ये जनपद क्या चीज थी? तो आप यदि वर्तमान के उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें, तो उत्तर प्रदेश में आजकल जिलों को जनपद कहा जाता है। यानी एक कबीले से हटके कुछ क्षेत्र विशेष पर किसी एक शासक का नियंत्रण जब स्थापित हुआ, तो ऐसे क्षेत्र कहलाए जनपद।
यह शुरुआती दौर था, महाजनपदों के निर्माण निर्माण से जस्ट पहले का दौर था, जब छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण हुआ और उन्हीं जनपदों में से जब कुछ क्षेत्र बड़े रूप में विकसित हुए तो वह कहलाए महाजनपद। महाजनपदों के बारे में हम अगले टॉपिक में जस्ट बात करने वाले हैं। तो पहले जनपदों में लिख लेते हैं कि जनपदों का जीवन कैसा था, क्या था? जनपद का अर्थ हो जाता है कि भई एक भूभाग पर भूभाग पर किसी राजा का नियंत्रण, यानी ये शुरुआती दौर की बात है, चतुर्वेदिक काल के, ठीक है? क्या होता था यहाँ का? दिनचर्या क्या थी? कैसे लोग रहते थे? तो इस बारे में हम थोड़ी-सी बात करें तो लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी आदि पालते, मवेशी पालन करते। बाकी फसल उत्पादन में ये कौन-कौन सी फसलों का उत्पादन करते थे, तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं। चावल, गेहूँ, जऊ, दालें, गन्ना, तिल व सरसों जैसी फसलों का उत्पादन, ठीक है? और अंतिम बात हम यदि इसमें लिखें, तो यह बर्तन जो आप देख पा रहे हैं, यह उस काल की विशेषता थी, जो जिसे हम कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित चित्रित धूसर मृदभांडों का उपयोग देखने को मिला, ठीक है? ये जनपद काल के लोगों की विशेषताएँ थी, उनके जीवन की विशेषताएँ थी। अगली बात हम करते हैं महाजनपदों पर। ये महाजनपद जनपदों से किस प्रकार अलग थे, तो वह था उसको अलग बनाने वाली चीज़ कि इनका क्षेत्र बड़ा था। यह जनपदों से ही निर्मित हुए थे। कई जनपद जब मिल गए, तो वह महाजनपद कहलाए। महाजनपदों की बात करें तो 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ कि जनपदों का विस्तार हुआ और उसी विस्तार की कहानी महाजनपदों के रूप में सामने आई। महाजनपदों की संख्या हम डिसाइड करते हैं कि 16 महाजनपद थे, जो कि उस वक़्त के बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ हमें जानकारी प्रदान करते हैं। अब वो 16 महाजनपद कौन थे, तो ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद जिनकी बात हम करेंगे, वो है सबसे महत्वपूर्ण मगध महाजनपद, जो कि हम अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं। ये वह महाजनपद था, जो शुरू में एक जनपद से शुरू हुआ और महाजनपद के रूप में विकसित हुआ और अंततः उसका चरमोत्कर्ष काल हमें देखने को मिला, जब नंद वंश के अंतर्गत उत्तर भारत के पूरे साम्राज्य को मगध साम्राज्य के रूप में जाना गया। उससे भी ज़्यादा विकसित हुआ मौर्य साम्राज्य के वक़्त, जब चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हुआ, तब यह मगध अपनी सीमाओं से निकलकर एक अखंड भारत के रूप में सामने आया, जिसकी सीमाएँ अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान, दक्षिण में ईरान की सीमाओं से मैच करती हुई और दक्षिण तक इसका साम्राज्य फैला। यह साम्राज्य इतना ज़्यादा बड़ा था कि इससे जो मौर्य साम्राज्य था, उससे बड़ा साम्राज्य ना उससे पहले कभी निर्मित हुआ था, ना उसके बाद। तो आइए महाजनपदों पे हम वापस आते हैं, नहीं तो कहानी से हम भटक जाएँगे। तो पहली चीज़ जो महाजनपदों में हम लिखेंगे, वह लिखेंगे कि 2500 वर्ष पूर्व जनपदों का विस्तार हुआ व महाजनपद बने। अब इन लोगों में क्या-क्या विशेषताएँ आने लगी, एक राजत्व की विशेषता है। राजत्व क्या होता है? जब एक व्यक्ति को सुदृढ़ माना जाए, यानी कि उसने किलेबंदी की शुरुआत की, राजधानी निर्माण किया, यह सारी घटनाएँ किस दौर की बातें हैं? तो महाजनपद काल की। इस दौर में किलेबंद
राजधानियां बनने लगी, किले बंद, राजधानियां बनी। राजा अश्वसेन, मतलब राजा अब सेना रखने लगा, और सेना को वेतन मुद्रा रूप में दिया जाता। पहले क्या वस्तु विनिमय का दौर था, लेकिन इस काल तक आहत मुद्राओं का प्रचलन शुरू हो चुका था, और उसी मुद्रा से सेना को भुगतान किया जाने लगा। अब जब सेना बनी, राजधानियां बनी, खर्चे बढ़े, तो निश्चित रूप से करारोपण भी हुआ होगा। जो करारोपण की बात हम अगले टॉपिक में करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा इस मैप को देख लेते हैं, इस मैप के अंदर क्या क्या जानकारी हमें दी गई है। कुछ महाजनपदों का वर्णन यहाँ दिखता है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको मगध महाजनपद दिखाई दे रहा होगा। उत्तर में इसके क्या है, गंगा यहाँ से निकल रही है, सोन नदी, यहाँ से एक और नदी है जिसे हम कहते हैं चंपा। इन तीनों नदियों के मध्य में स्थित है मगध, और इसके दक्षिण की बात करें तो विंध्य पर्वत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बाकी दोस्तों, अंग महाजनपद की भी बात यहाँ की जा रही है। वज्जी, वैशाली, कौशल, कौशाम्बी, ये सारी जो महाजनपद है ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उज्जैन, अवंती, पांचाल, कौन से महाजनपद है, कौन से जनपद है, हम कभी जब महाजनपदों की बात करेंगे तो इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम एनसीईआरटी की सीमाओं में रहते हुए अगले टॉपिक पे बात शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कर, यानी करारोपण किस प्रकार हुआ। जब किलों का निर्माण हो गया, सेना रखी जाने लगी, तो संसाधनों की आवश्यकता बढ़ने लगी। इस संसाधनों की आवश्यकता ने एक नवीन शैली को जन्म दिया, वह था करारोपण। इससे पहले क्या होता था कि जब ऋग्वैदिक काल का दौर था, उस वक्त जनता अपनी इच्छा से अपने सरदार को कुछ टैक्स दे देती थी। ये उसकी इच्छा पर निर्भर था कि वो क्या देना चाहती है, क्या नहीं देना चाहती। राजत्व जैसी कोई चीज नहीं थी, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो कर वसूली करे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो नवीन प्रवृत्ति का जन्म हुआ, उसमें जो उपज था, खेतों में जो उपज हो रही है, उस उपज का 1/6 कर निर्धारित कर दिया गया, और वह कर कहलाता था भाग। यानी कि भाग नामक एक कर लागू किया जो कि उपज का 1/6 था, कि ठीक है भाई, आप कृषकों से तो कर वसूल कर लोगे उपज के रूप में, लेकिन कारीगरों से क्या करोगे। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे आज हम बेगार के रूप में जानते हैं। उस दौर में जो कारीगर आदि थे, जो श्रमजीवी लोग थे, उनका जैसे मान लीजिए एक महीने में एक दिन उसको राजा के यहाँ जाकर अपनी सेवा देनी है, तो ऐसे उनको जो कर रोपण किया गया उनपे, वह एक श्रम दिवस के रूप में। इसके अलावा जो पशुपालक आदि थे, जो व्यापारी थे, जो संग्राहक थे, भोजन संग्राहक जो जंगलों में रह रहे थे, उन पे भी करारोपण हुआ। अलग अलग प्रकार से हुआ। किस प्रकार, व्यापारी यदि कोई वस्तु ला रहा है तो उस वस्तु पे टैक्स किसको दिया जाएगा, राजा को। यदि कोई पशुपालक है, उसका जो उत्पादन हो रहा है दूध दही घी आदि का, तो उसका भी एक हिस्सा राजा के पास जाएगा। अब जो जंगल में रह रहे थे उनसे क्या, तो उनसे भी जो जंगल में उत्पादित हो रही वस्तुएं हैं, चाहे फल फूल आदि हो, चाहे जैसे हम शहद की बात कर लें, फल फूल आदि, ये सारी चीजें इकट्ठा करके और उसका कुछ हिस्सा राजा के पास पहुंचाया करते थे। तो आइए बात करते हैं हम करारोपण पर। तो करारोपण क्या हुआ, इस बारे में हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, या फिर मैं बोलता हूँ आप लिख सकते हैं। किले किले बनवाने और सेना रखने के लिए करारोपण, यानी सेना रखने के लिए संसाधनों की आवश्यकता हुई, जिससे करारोपण हुआ। तो आइए हम करों पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से कर लगाए गए। उपज का 1/6 हिस्सा भाग कर के रूप में निर्धारित। यानी कि भाई 6 बोरी अगर अनाज हो रहा है तो उसमें से 1 बोरी राजा के पास जाएगी। अगली बात कि कारीगरों से श्रम दिवस के रूप में कर वसूली।
क्योंकि किले आदि का निर्माण किया जा रहा है, तो राजा अपना तो पैसा कहाँ से कमा के लाएगा? तो कारीगरों को निर्माण के लिए लगा दिया कि भाई आप बाकी 25 दिन कहीं और काम कर रहे हो, तो एक दिन मेरे यहाँ आके करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नए-नए किलों का निर्माण हुआ, नए-नए संरचनाओं का, नए-नए भवनों का, इमारतों का निर्माण हुआ। और अंतिम एक ही टॉपिक में हम इन सब का साथ में लिख लेते हैं कि पशुपालक, व्यापारी, आखेटक व संग्राहक पर भी करारोपण किया गया। दोस्तों साइड में आप एक तस्वीर देख रहे हैं जस्ट मेरे ऊपर, यह तस्वीर है कौशाम्बी के एक किले की दीवार की। यानी उस दौर में कितनी भव्य और विशाल दीवारों का निर्माण शुरू हो गया था, यह आप इस चित्र से अनुमान लगा सकते हैं। इस व्यक्ति की साइज आप देखिए, इससे आपको अनुमान लगेगा कि दीवार की साइज कितनी ज्यादा विशाल रही होगी। यह कहाँ स्थित है? तो एक वत्स महाजनपद था जिसकी राजधानी है कौशाम्बी, उस कौशाम्बी के किले की एक दीवार है ये। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे हम कि कृषि में और क्या क्या परिवर्तन हुए। दोस्तों कुछ चैप्टर पहले ही हमने बात की थी कि कृषि की शुरुआत हुई और अब कृषि के परिवर्तन तक बात आ चुकी है। यानी कि यह पहला दौर था जब कृषि के अंदर लोहे के उपकरणों का प्रयोग शुरू हुआ। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से क्या कहानी शुरू हुई कि पहले क्या होता था, लकड़ी के हल बनाए जाते थे। तो लकड़ी के हल से आप हर एक जमीन नहीं जोत सकते। जो जमीन ज्यादा कठोर है उसको लकड़ी के हल से आप कितना ही जोत दोगे, अगर जोत भी दी तो उसमें फसल उत्पादन अपेक्षाकृत कम हो पाएगा, क्योंकि उसको आप ढंग से जो है जोत नहीं पाएंगे। लेकिन जब लोहों का उत्पादन हुआ, लोहे से औजारों का निर्माण शुरू हुआ, तब इन्होंने हल के नीचे फलक के रूप में लोहे का प्रयोग शुरू किया। उस लोहे के प्रयोग प्रयोग से जमीन जोतना और आसान हुआ। इन्होंने जो बंजर भूमि थी उनको भी कृषि भूमि के रूप में उपयोग लेना शुरू कर दिया। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि से समृद्धि आई। और किस प्रकार ये सारी घटनाएं घटी, इस पे हम बात करते हैं कि कृषि परिवर्तन में पहली चीज हम लिखेंगे कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, लोहे के बनने लगे। इससे उपज बढ़ी। दूसरी बात, जब इन्हें इतना समय हो गया कृषि कार्य करते करते, हमने देखा था कि 10,000 वर्ष पूर्व इन्होंने कृषि का ज्ञान अर्जित कर लिया था और 8,000 पूर्व के हमें साक्ष्य भी प्राप्त हो जाते हैं कि कृषि की गई मेहरगढ़ आदि जगहों से। मेहरगढ़, कोल्डी हवा, जितने भी हमने पढ़े थे इससे पहले। तो जब इतने सालों से ये कृषि कर रहे थे तो इन्होंने एक और नई चीज सीखी, वह थी कि जो धान होते हैं, जो चावल आदि होते हैं, इनकी फसल का पुनः बीजारोपण। एक तो अपने बीज बो दिए, वो बीज जब उत्पादन हुआ तो इनकी पौध तैयार करके फिर से इनको बोया जाता, तब इसका उत्पादन ज्यादा होता। यह चीज सीखने से भी धान का उत्पादन बढ़ा। दूसरी बात हम कृषि परिवर्तन में लिखेंगे कि धान की पौध तैयार करना सीखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की है कि किस प्रकार राज्यों का निर्माण हुआ, किस प्रकार करारोपण हुआ, उस करारोपण के लिए कृषि में उत्पादन किस प्रकार से बढ़ा और राजाओं में समृद्धि किस प्रकार आई। अब हम उदाहरण के तौर पर सूक्ष्म निरीक्षण में दो जनपदों की बात, महाजनपदों की बात करेंगे। एक महाजनपद जो कि राजतंत्रात्मक था वह था मगध, और दूसरे पे हम जिस पे बात करेंगे वह है वज्जी। वज्जी पे भी बात करेंगे, मगध से पहले मगध है, मगध पे बात कर लेते हैं कि मगध महाजनपद की क्या विशेषता थी, क्यों इसने बाकी महाजनपदों से ज्यादा उन्नति की, उसके पीछे रीजन क्या थे। तो दोस्तों मगध की स्थिति आपने पिछली क्लासेस में कई बार देखी होगी कि यह गंगा के मैदानी भाग में स्थित है, गंगा के दक्षिण में। तो उपजाऊ जमीन इसके पास बहुत है, यानी कि कृषि उपज का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में राजाओं के पास पहुंचने लगा। लेकिन क्या सिर्फ पैसा हो जाने से कोई शक्तिशाली हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। और क्या विशेषताएं थी, और उसकी भौगोलिक स्थिति इस ओर इंगित करती है
कि मगध आज जहाँ स्थित है उसके पास में जो लौह अयस्क की खदानें हैं या फिर खनिज से भरपूर पहाड़ियां हैं, जो छत्तीसगढ़ की, झारखंड की पहाड़ियां हैं, वह सारी की सारी मगध के नियंत्रण में थी। वहां से लौह अयस्क इन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा था। इस लौह अयस्क से क्या हुआ, इन्होंने शस्त्र आदि का निर्माण भरपूर मात्रा में किया। चलिए, शस्त्र आ गए और पैसा आ गया, इतने से भी बात नहीं बनी। और एक चीज उनके पास जो एडवांस थी वह थी हाथी। जंगल जो थे मगध के आसपास के, वहां से उन्हें बड़ी मात्रा में हाथी प्राप्त हुए। और पहले प्राचीन काल में हस्ती सेना किसी भी राजा की शक्ति को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। यानी कि जैसे बाद में अश्व सेना का निर्माण एक बड़ी बात माना जाने लगा, वैसे ही पहले हस्ती सेना का निर्माण बड़ी बात माना जाता था और मगध के हाथी अपने आप में प्रसिद्ध थे। तो तीन चीजें हमारे सामने आती है कि एक तो मैदानी भाग जिससे उपज बढ़ा, एक खनिज संसाधन जिससे शस्त्रास्त्रों का निर्माण हुआ, और तीसरी बात हाथी की उपलब्धता अत्यधिक थी। तो आइए हम इसे लिखते हैं। मगध, गंगा, सोन व चंपा नदियों के मध्य स्थित था। इससे पहली चीज क्या हुई कि जल की उपलब्धता थी। जल की उपलब्धता। दूसरी चीज, पहले क्या होता था कि जो स्थलीय यातायात था उससे ज्यादा सुविधाकर था जलीय यातायात, यानी नदियों का उपयोग जल के मतलब जल मार्ग के रूप में किया जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने के लिए या फिर जाने के लिए भी यह ज्यादा सुगम मार्ग था। यानी कि यातायात के साधन भी यहाँ से उपलब्ध हुए। और तीसरी बात, इन नदियों की वजह से इस क्षेत्र की उत्पादकता अधिक थी, यानी कि उत्पादकता। बाकी जो हमने बात की थी बिंदुओं पे वो भी हम लिखते हैं कि जंगलों से हाथी, लौह अयस्क व लकड़ी की उपलब्धता। यानी तीन चीजों पे बात की है दोस्तों कि एक तो हाथी, हाथियों से क्या हुआ, सेना मजबूत हुई। लौह अयस्क से क्या हुआ, इससे भी सेना ही मजबूत हुई क्योंकि शस्त्रों का निर्माण हुआ। लकड़ी की उपलब्धता से क्या हुआ कि एक तो रथों का निर्माण आसान हुआ। दूसरी चीज, लकड़ी से कोयले बनाने के लिए उन्हें मतलब लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उनके पास मौजूद थी। तो ये उसकी मजबूती के कुछ कारण थे कि बाकी महाजनपदों से किस प्रकार मगध अपने आप में भौगोलिक विशिष्टताएं लिए हुए था, जिससे उसका प्रसार अत्यधिक तेजी से हुआ। फिर हम बात करेंगे कि इस जो मगध थे, मगध का उद्भव होने में ये सारे कारक तो थे ही थे, साथ ही कुछ योग्य नेतृत्व मिला, यानी कुछ बड़े शासक हुए शुरुआती दौर में जिन्होंने अपने आसपास के जो महाजनपद थे उन पे नियंत्रण स्थापित किए। और उन्हीं राजाओं में महत्वपूर्ण थे बिंबिसार और अजातशत्रु। ये दोनों ही राजा हर्यक वंश से संबंधित है और हर्यक वंश के प्रतापी शासक ये दोनों राजा हुए। तो इन पे हम एक लाइन में लिख लेते हैं कि बिंबिसार व अजातशत्रु ये दोनों ही कौन से वंश के हैं, ये भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, हर्यक वंश जैसे महत्वपूर्ण शासक मगध को मिले। दूसरी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे नंद वंश के भी दो बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए, महानंद और महापद्मनंद और धनानंद। इन्हें भी हम लिख लेते हैं कि नंद वंश के महापद्मनंद व धनानंद भी
मगध के साम्राज्य निर्माण में योगदान करता है। दोस्तों इसकी राजधानियां दो थी, एक तो शुरुआत में राजगृह थी और बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी पे यह विषय है नहीं। हम बाद में जब विस्तृत चर्चा करेंगे तो इन सब पे बहुत ही डिटेल में जाएंगे और बहुत अच्छे से इस पे फैक्ट्स हम लिखेंगे। तो पहले क्या था? पहले राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र राजधानी बनी। ये सारी कहानी हम किसकी लिख रहे हैं? मगध की, है ना। मगध के नीचे ही सब कुछ लिखा जा रहा है। फिर दोस्तों मगध में हम अंतिम बिंदु लिखने जा रहे हैं कि 2300 वर्ष पूर्व क्या हुआ कि एक दक्षिणी यूरोप का शासक था मैसेडोनिया का, सिकंदर नाम का। सिकंदर का इरादा था कि विश्व विजय करनी है। विश्व विजय के इरादे से वह अपने क्षेत्र से निकला मैसेडोनिया से और पूरे दक्षिण एशिया को रौंदता हुआ वह सिंधु नदी को पार करता हुआ रावी नदी के तट पर आ पहुंचा। उस वक्त मगध का शासक हुआ करता था धनानंद। धनानंद अपनी विलासिता में खोया हुआ था, लेकिन फिर भी अपने आप में जो परंपरागत विरासत रूप में उसे सेना मिली थी, बहुत बड़ी सेना और बहुत बड़ा भू क्षेत्र, वह इतना ज्यादा विशाल था, उसकी सेना की संख्या इतनी ज्यादा विशाल थी कि विश्व विजय के इरादे से इतने बड़े क्षेत्र को जीतता हुआ जो शासक रावी नदी के तट तक आ चुका था, वह रावी नदी को पार करने का साहस नहीं जुटा पाया। सिकंदर की सेना ने मना कर दिया कि हम रावी नदी को पार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने मगध की जो उन्नति थी उसके बारे में सुना हुआ था और इसी डर से रावी नदी के तट से सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। यह था मगध का प्राचीन भारत में महत्व। तो अंतिम बात हम लिखेंगे, 2300 वर्ष पूर्व मैसेडोनिया का शासक सिकंदर विश्व विजय के इरादे से आया, लेकिन मगध के भय से व्यास नदी पार नहीं कर पाया। दोस्तों ये तो कहानी हो गई मगध की। अगली चर्चा हम करेंगे वज्जी के बारे में। वज्जी के पेज पर चलने से पहले हम दो चीजों पे बात कर लेते हैं, एक तो गण और दूसरा संघ। यानी कि ये गण और संघ क्या होता है, ये हमें वज्जी में काम आने वाली बातें हैं। तो देखिए गण क्या होता है कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों के समूह के लिए किया जाता है, यानी एक समूह को संबोधित करता है गण। साथ ही संघ क्या होता है, संघ भी उसी प्रकार का एक समानार्थी शब्द आप मान लीजिए, यानी व्यक्तियों का समूह क्या कहलाएगा, एक संगठन क्या कहलाएगा, संघ। तो आइए बात करते हैं वज्जी पर। वज्जी क्या था? यह मगध के आसपास ही स्थित था, मगध के बिल्कुल आप पूर्व में स्थित था वज्जी। इसकी राजधानी थी वैशाली और यह यहाँ पे जो व्यवस्था थी उसे कहते हैं गण या संघ व्यवस्था। अभी गण और संघ व्यवस्था क्या है दोस्तों? तो वज्जी जो था, वज्जी में कोई राजतंत्रात्मक शासन नहीं था, यानी कि कोई एक राजा वहां शासन नहीं कर रहा था। तो कैसे शासन संचालन हो रहा था? अलग अलग गांव, अलग अलग कबीलों से नेतृत्वकर्ता नेतृत्वकर्ताओं का एक संगठन बना दिया गया और वह संगठन के सभी सदस्य अपने आप में राजा थे, समान हैसियत के लोग थे। इनकी सभा का निर्माण हुआ और इस सभा का आयोजन समय समय पर किया जाता था। कोई भी फैसला लेना होता तो बहुमत से निर्धारित हुआ करता था, यानी कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था उस दौर में देखने को हमें मिलती है वज्जी संघ के अंतर्गत। प्राचीन जो 16 महाजनपद थे उसमें से दो जो थे वो गणतंत्रात्मक थे, एक तो वज्जी, दूसरा मल्ल। इसके अलावा बाकी जो 14 थे उसमें राजतंत्र था। तो वज्जी को हम समझेंगे तो मल्ल को आप उसी हिसाब से समझ सकते हैं। बाकी हम चर्चा 16 महाजनपदों में इस पे बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो आइए वज्जी पे हम बात कर लेते हैं कि क्या राजधानी थी, कहाँ पे स्थित है। ये तो मगध के पास ही स्थित है।
मगध के पास अवस्थित राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी वज्जी की वैशाली। तीसरी बात करें तो यहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो गण या संघ की व्यवस्था, यानी शासन संचालन गण या फिर संघ के द्वारा किया जाता था। इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि लोगों के समूह द्वारा शासन संचालन। दोस्तों, प्राचीन भारत के दो महापुरुष जिनके बारे में बहुत पढ़ा और लिखा गया, वह है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। ये दोनों ही महापुरुष वज्जी संघ से एक प्रकार से संबंधित थे। कैसे? महात्मा बुद्ध जो थे वो तो शाक्य गण से संबंधित, और महावीर स्वामी भी वज्जी संघ से संबंधित थे। तो इस बारे में हम लिख लेते हैं कि महात्मा बुद्ध यानी इन दोनों का जन्म जो है वज्जी संघ के अंतर्गत हुआ है। महात्मा बुद्ध शाक्य गण के, और महावीर स्वामी इसी से संबंधित। तो दोस्तों, जब इतनी शानदार व्यवस्था थी तो दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत ये थी कि आसपास के जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाले महाजनपद थे, उन्हें ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था कि कहीं पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाए। तो इन राजतंत्रों में जो शक्तिशाली बन चुके थे, उन्होंने गणों को समाप्त करने का बहुत प्रयास किया। इसी प्रयास की एक झलक मैं यहाँ पे आपके सामने एक अलग से जो एनसीईआरटी के अंदर दी हुई एक पैराग्राफ है, इस पे हम बात करेंगे, उससे आप समझेंगे किस प्रकार गणों को समाप्त करने के लिए तरह-तरह के षड्यंत्र रचे गए और किस प्रकार उन पे कब्जा करने के प्रयास हुए। तो दोस्तों, अजातशत्रु हमने बात की थी, हर्यक वंश के एक प्रतापी शासक हुए, मगध के ही शासक थे ये। इन्होंने इनका काल महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इन दोनों के काल के समकालीन है ये। तो महात्मा बुद्ध के पास इन्होंने अपने एक मंत्री को भेजा, उस मंत्री का नाम था वस्त्रकार। बुद्ध के पास भेजा कि हम वज्जी संघों को समाप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार से करें? मतलब मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने मंत्री वस्त्रकार को भेजा। अब बुद्ध के पास ये संकट की जवाब ना दें तो भी बुरी बात कि यार कोई समस्या लेके आया है, उसको समाधान नहीं दिया जा रहा। यदि जवाब दे तो इसका मतलब ये है कि ये जो महात्मा बुद्ध है, ये इस संघ को समाप्त करना चाहते हैं। तो इस परिस्थिति में उन्होंने वापस एक क्रॉस क्वेश्चन किया वस्त्रकार से कि क्या वज्जी के अंदर सभाएं नियमित रूप से हो रही है? सभाएं किसकी? संघ की सभाएं, यानी संघ की बैठकें समय समय पर हो रही है। तो उन्हें वापस जवाब मिला कि हाँ, बिल्कुल हो रही है। तब बुद्ध ने कहा कि मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, जब तक इन बातों का पालन वज्जीवासी करते रहेंगे तब तक उनकी उन्नति होती रहेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि पतन कैसे करोगे, उन्होंने उन्नति के कारण बता दिए। अभी उन्नति के कारण क्या क्या बताया कि वे पूर्ण और नियमित रूप से जब सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान कर रखेंगे, वज्जी लोग महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और शहरों और गांवों के चैत्यों का रख रखाव करेंगे, और विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, तब तक वो उन्नति करते रहेंगे। ऐसी सलाह उन्होंने वज्जीवासियों की उन्नति से संबंधित दी वस्त्रकार को। वस्त्रकार को यह बात समझ आ गई कि इस कूटनीतिक जवाब का क्या मतलब निकलता है, यानी कि महात्मा बुद्ध इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि जब तक इन बातों का पालन होगा, आप वज्जी का पतन नहीं कर सकते। तब बाद में अजातशत्रु और वस्त्रकार ने योजना बनाई और लगभग 15 वर्ष तक लगातार संघर्ष करके उन्होंने वज्जी पर नियंत्रण हासिल किया था। ये कहानी हम महाजनपदों में, मगध के उन्नति में, इनमें पढ़ने लायक है। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। वज्जी संघ की हम अंतिम बात लिख लेते हैं, जो कि गणों से संबंधित है, सामान्य
कि गणों का जो पूर्णतः दमन था वह कब हुआ। तो गणों का पूर्ण दमन बहुत बाद की बात है, यानी 1500 वर्ष पहले की बात है, जब गुप्त साम्राज्य के एक प्रतापी शासक हुए समुद्रगुप्त। उन्होंने जब दिग्विजय की नीति अपनाई, तब गणों का पूर्णतः समाप्त होना माना गया, यानी कि गणों का पूर्ण अंत गुप्त शासकों ने 1500 वर्ष पूर्व किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक था अपना चैप्टर, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हम वापस बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो एक तो नए शासक कब बने, तो 3000 वर्ष पूर्व। महाजनपदों का निर्माण या जनपदों का निर्माण कब हुआ, तो यह भी 3000 साल पहले की बात है। सिकंदर का आक्रमण, ये दीर्घ निकाय के अनुसार 2300 वर्ष पूर्व हुआ है। और गण या संघ राज्यों का अंत कब हुआ, तो 1500 वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए इस चैप्टर से में हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को छांटिए। पहला कथन है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तो बिल्कुल सही बात है। हमने जब वर्ण व्यवस्था को पढ़ा, तो इसकी पहली लाइन हमने लिखी थी कि उत्तर वैदिक काल में कुछ ग्रंथों का निर्माण हुआ, जो कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि थे। बिल्कुल सही कथन है ये। महाजनपद, महा यहाँ पे महा लिखना है ना, महाजनपद कालीन राजा कर वसूलते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेदिक काल में करारोपण नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल करारोपण था। तीसरी बात कि सिकंदर ने 2300 वर्ष पूर्व मगध पर आक्रमण किया था, ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिकंदर ने मगध के डर से ही तो व्यास नदी को पार नहीं किया था, तो मगध पे आक्रमण बिल्कुल नहीं हुआ था। और चौथी बात है, वज्जी राज्य एक गण या संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार व अजात शत्रु किस राज्य के शासक थे? राज्य से संबंधित बात हो रही है, वज्जी, कौशाली, कौशाम्बी और मगध। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।